हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव का चैप्टर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है। इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट इवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट को पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। अब देखिए, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और इसको लिखा है डिबोरा काउली ने। इस चैप्टर में ऑथर ने हमें बताया है कि किस तरह से इवलिन ग्लेनी, जो कि डेफ थी, उन्हें सुनाई नहीं आता था, फिर भी वो एक फेमस परक्यूशनिस्ट बनकर सामने आई। अब देखिए, परक्यूशनिस्ट एक म्यूजिशियन होता है जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करता है जिनको थपथपाने से, पीटने से साउंड निकलती है, जैसे कि ड्रम, जाइलोफोन वगैरह। ये चैप्टर इवलिन ग्लेनी की बायोग्राफी है और आइए देखते हैं कि ऑथर ने इस चैप्टर में हमें और क्या बताया है। अब देखिए, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमें इवलिन के बारे में कुछ पता चलता है। ये रहा हमारा चैप्टर। चलिए अब इसको रीड करते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। मीन्स खुदा ने उनकी हियरिंग की एबिलिटी तो ले ली थी, लेकिन उन्हें बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटी भी दे दी थी। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जो हम सुनते हैं वो इवलिन फील करती है और हमसे बहुत ज़्यादा गहराई से वो फील कर सकती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और यही रीज़न है कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरती से म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर पाती हैं। अब ये लाइंस किसने बोली, इवलिन ग्लेनी कौन है और हम उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब हमें चैप्टर से पता चलेगा। चलिए जल्दी से देखते हैं अब हम अपना चैप्टर। अब देखिए, जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो ऑथर हमें बताती हैं कि अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ का टाइम है और लोग सीट्स के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। और तभी एक छोटी सी दुबली सी लड़की, जिसकी एज 17 साल से भी कम लग रही है, थोड़ी नर्वस थी, लेकिन वो एक्साइटेड हो जाती है जब उसको ट्रेन के आने की वाइब्रेशंस फील होती हैं। आपने भी फील किया होगा, जब हम प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो हमारे पैरों में भी ट्रेन के आने की वाइब्रेशंस फील होती हैं। अब ये लड़की नर्वस और एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि आज इसका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जो लंदन में है, वहाँ फर्स्ट डे है और ये ट्रेन से वहाँ जा रही हैं। अब ऑथर हमें बताती हैं कि ये किसी भी टीनेजर के लिए डर की बात हो सकती है, क्योंकि ये जो गर्ल है वो बिलोंग करती है स्कॉटिश फार्म से। एक छोटे से एरिया से लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जाना थोड़ा डर तो लगेगा ही, लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा चैलेंज था जो इस म्यूजिशियन को फेस करना था, और वो ये था कि ये लड़की पूरी तरह से डेफ थी, उन्हें सुनाई नहीं आता था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये गर्ल हैं इवलिन ग्लेनी और इनकी सुनने की एबिलिटी धीरे धीरे कम हुई थी। इनकी मदर ये चीज़ नोटिस करती हैं जब वो 8 साल की थी। तब उन्होंने नोटिस किया कि बच्ची के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। एक बार इवलिन पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही थी और इज़ाबेल ग्लेनी, जो कि इनकी मदर हैं, उन्होंने उनका नाम लिया, बट इवलिन अपनी जगह से नहीं हिली। तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उसे तो सुनाई ही नहीं आया। अब कुछ टाइम तक तो इवलिन ने ये चीज़ अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से छुपा कर रखी कि उन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उनके मार्क्स कम आने लगे। जाहिर सी बात है कि बच्ची को सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मार्क्स तो कम आएंगे ही। उस टाइम उनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स से बोला कि भाई आप इन्हें स्पेशलिस्ट को दिखाइए। और तब जाकर पता चला कि धीरे धीरे नर्व डैमेज की वजह से उनकी हियरिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब इनके पेरेंट्स को ये भी एडवाइस किया जाता है कि इनको हियरिंग एड्स फिट करा दी जाए या फिर इन्हें स्पेशल स्कूल होता है ना डेफ पीपल के लिए, वहाँ भेज दिया जाए। अब ये सुनकर इवलिन बताती हैं कि ऐसा लगा जैसे सब कुछ ब्लैक हो गया हो, सब कुछ ख़त्म हो गया हो।
लेकिन एवलिन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी और उसका जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में उसे जारी रखेगी। अब एक बार वो एक लड़की को देखती है जो जाइलोफोन प्ले कर रही थी और वो डिसाइड करती है कि वो भी जाइलोफोन प्ले करेगी। बहुत सी टीचर्स ने उनको डिस्करेज करने की कोशिश की कि ये तो डेफ है, ये कैसे जाइलोफोन प्ले कर सकती है या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बजा सकती है। लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था रॉन फॉर्बीज। उन्होंने एवलिन की हिम्मत को देखा और उसको पहचाना। अब उन्होंने क्या किया कि 2 लार्ज ड्रम्स लिए और उन्हें डिफरेंट ट्यून पर सेट कर दिया। मीन्स वो ट्राई कर रहे थे कि एवलिन की किसी भी तरह से वो हेल्प कर सकें। वो एवलिन से बोलते हैं कि अपने कानों से मत सुनो, म्यूज़िक को किसी और तरह से सेंस करने की कोशिश करो। इसके बाद एवलिन बताती हैं कि सडनली उनको रियलाइज़ हुआ कि जो हायर नोट्स थे, मीन्स तेज़ आवाज़ जो थी, वो उनको वेस्ट अप मीन्स कमर से ऊपर फील हो रही थी। अब क्योंकि हायर नोट्स में आवाज़ तेज़ होती है तो उसकी वाइब्रेशन उनको वेस्ट के ऊपर तक फील हो रही थी और जो लोअर नोट्स थे वो वेस्ट के नीचे तक फील हो रहे थे। अब फॉर्बीज जो थे वो ये चीज़ रिपीट कर रहे थे और एवलिन को डिस्कवर हुआ कि वो सर्टेन नोट्स मीन्स कुछ साउंड जो हैं उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से सेंस कर सकती हैं। एवलिन बताती हैं कि मैंने अपने माइंड और बॉडी से साउंड्स और वाइब्रेशंस को कैसे फील करते हैं सीख लिया था, उसके लिए ओपन कर लिया था और बाकी जो था वो मैंने अपने डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से हासिल किया। इसके बाद एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वो यूथ ऑर्केस्ट्रा मीन्स यंग म्यूजिशियंस के साथ यूनाइटेड किंगडम भी गई टूर पर और जब वो 16 साल की हुई तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाएंगी, इसी के साथ आगे बढ़ेंगी। उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में भी ऑडिशन दिया और उन्हें वहाँ पर अब तक सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले। बहुत ही गर्व की बात है कि अब तक किसी को इतने मार्क्स नहीं मिले थे जितने एवलिन को मिले। अब इसके बाद ऑर्केस्ट्रल वर्क मीन्स ग्रुप के साथ तो वो परफॉर्म करती ही थी, इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अकेले परफॉर्म करना भी शुरू किया और जब उनका ये 3 साल का कोर्स ख़त्म हुआ तब तक उन्होंने बहुत से टॉप अवार्ड्स जीत लिए थे। अब इतना सब करने के बाद भी अगर कभी कोई उनकी तारीफ़ करता था कि तुमने तो कमाल कर दिया, सो वो कभी भी इस चीज़ से प्राउड फील नहीं करती थी और वो हमेशा बोलती थी कि अगर आप मेहनत करते हैं और आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, सो आप वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं। और सच में वो काफ़ी टॉप तक पहुँच गई थी। वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डिमांडेड या आप कह सकते हैं पॉपुलर मल्टी परक्यूशनिस्ट जो अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है बनकर सामने आई। एवलिन जो थी वो 1-2 नहीं 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छे से प्ले कर सकती थी। हमें तो 1000 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी नहीं पता होंगे। उनका जो शेड्यूल था पूरे दिन का वो काफ़ी हेक्टिक होता था, मीन्स काफ़ी बिजी होता था, क्योंकि वो इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया करती थी। एवलिन जो थी वो बिना सुने बड़े आराम से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती थी और जो भी लोग उन्हें देखते थे वो उन्हें इस तरह से परफॉर्म करते हुए देखकर बहुत हैरान हो जाते थे। अब यहाँ पर ऑथर बताती हैं कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में जो उनका इंटरव्यू चल रहा है उसमें उन्होंने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। अब एवलिन हंसती हैं और बताती हैं कि इंटरव्यू में जो आदमी हैं जिनकी काफ़ी बुशी बियर्ड है, मीन्स बहुत ज़्यादा दाढ़ी है, उनसे उन्हें डर लगता है, उनसे उन्हें ट्रबल होता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिर्फ लिप्स को ही नहीं देखना होता, पूरे फेस को ध्यान से देखना होता है, स्पेशली आइज़ को। एवलिन जो थी वो बहुत ही अच्छे से बात करती थी बिना किसी मिस्टेक के और उनका एक्सेंट जो था वो स्कॉटिश था। वो बताती हैं कि मैं इतना क्लियर इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मुझे 11 साल की उम्र तक सुनाई देता था, बट
एक चीज़ समझ में नहीं आती कि कैसे उन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ सीख ली। मीन्स दूसरी लैंग्वेज भी वो बोल लेती हैं, जैसे कि फ्रेंच और बेसिक जापानीज़। अब ईवलिन बताती हैं कि म्यूज़िक जो है वो उनकी बॉडी के हर पार्ट में फैला हुआ है, और म्यूज़िक जो है वो मेरी स्किन में, मेरी चीक बोन्स में, मेरे बालों में वाइब्रेशन करता है। अब जाहिर सी बात है कि वो कानों से तो नहीं सुन सकती थी, बट उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो म्यूज़िक को फील कर सकते हैं। वो बताती हैं कि जब वो ज़ाइलोफ़ोन को प्ले करती थी तो ऐसा लगता था कि मानो ज़ाइलोफ़ोन की जो साउंड है वो स्टिक से पास होकर उनकी फिंगर टिप्स तक आ रही हो, और अगर वो थोड़ा सा झुक जाएं या ड्रम्स के थोड़ा और क्लोज आ जाएं तो जो साउंड ड्रम से निकलती है ऐसा लगता है वो साउंड उनकी बॉडी में फ़्लो कर रही है। अब वुडन प्लेटफॉर्म पर वो क्या किया करती थी कि अपने शूज़ रिमूव कर देती थी ताकि वाइब्रेशंस उनके पैरों से पास होकर उनकी लेग्स तक आ सके और वो वाइब्रेशंस को ज़्यादा अच्छा फील कर सकें। अब ईवलिन हमेशा ही अपनी परफॉर्मेंस से अपने ऑडियंस को खुश कर देती थी, और ये कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं थी क्योंकि डेफ होने के बाद भी वो हमेशा ही बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। अब 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। सोलो परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड था जो ईवलिन को मिला था। अब हम देख ही रहे हैं ईवलिन एक बहुत ही ज़बरदस्त परक्यूशनिस्ट बन गई हैं। तो एक मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड्स। वो बोलते हैं कि भगवान ने, खुदा ने उनकी हियरिंग की एबिलिटी तो ले ली थी, लेकिन उन्हें बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी भी दे दी थी। जो हम सुनते हैं वो ईवलिन फील कर सकती है, और हमसे बहुत ज़्यादा गहराई से वो फील कर सकती है। और यही रीज़न है कि इतनी ज़्यादा खूबसूरती से वो म्यूज़िक को एक्सप्रेस कर पाती हैं। और ये वही लाइंस हैं जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी। सो इन लाइंस को जेम्स ब्लेड्स ने ईवलिन के लिए बोला था। अब ईवलिन बताती है कि वो एक वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो बिना रुके काम कर सकता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे और म्यूजिशियंस के कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है कि वो डेफ हैं तो उन्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बट वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, इसका जो रिवॉर्ड मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब ईवलिन रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो करती ही थी, लेकिन वो फ्री में प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी परफॉर्म करती थी, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी यंग म्यूजिशियंस को। जो कम एज के म्यूजिशियंस हैं उनकी क्लासेस पर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। अब एक पर्सन है एन रिचलिन, और ये एक फंड रेजर है। आप कह सकते हैं एक तरह की सोशल वर्कर। कहाँ की है ये? बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। ये कहती हैं कि ईवलिन जो है वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, हिम्मत है डेफ बच्चों के लिए, क्योंकि ईवलिन को देखकर वो बच्चे काफ़ी मोटिवेट होते हैं कि वो लोग ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते। अब ऑथर हमें बताती हैं कि ईवलिन ने वो हासिल कर दिखाया जो उनकी एज के 2 गुना वाले लोग, मीन्स जो लोग उनकी एज से 2 गुना हैं, वो भी नहीं कर पाए। अब देखिए, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्केस्ट्रा के पीछे रखे होते हैं, ग्रुप के लोग आगे होते हैं और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पीछे होते हैं। बट उन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को आगे रखवाया और बताया कि परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स कितने ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। वो हैंडीकैप पीपल के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनकर सामने आई। जो भी लोग उन्हें देखते थे वो बोलते थे कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यही नहीं, उन्होंने लाखों लोगों को बहुत एंटरटेन किया। उनके म्यूज़िक से लाखों लोगों को बहुत खुशी मिली। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो ये था चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।